नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इसका पार्ट सी भाग सी जो उद्घोषणा और कुर्की यानी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के संबंध में बात करता है। ठीक है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसकी धारा 85 को, धारा 85 को कवर किया है। आज इस वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया है धारा 86। धारा 86 में क्या बताया गया है? धारा 86 बात करती है उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की यानी आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो जो BNSS की धारा 86 है, धारा 86 है, वह उद्घोषित व्यक्ति, जो भी उद्घोषित व्यक्ति है, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, उसकी संपत्ति की पहचान और उसकी कुर्की यानी अटैचमेंट के संबंध में बात करती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है यदि किसी न्यायालय को पुलिस अधीक्षक, SP, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस या उनसे उच्च पद के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होता है तो न्यायालय अध्याय 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान करेगा, उसकी संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए कार्रवाई करेगा और आवश्यक होने पर किसी अन्य न्यायालय या संबंधित राज्य के प्राधिकारी से सहायता मांग सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है यदि किसी न्यायालय को पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस या उनसे उच्च पद, उनसे हायर रैंक के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होता है तो न्यायालय अध्याय 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषित व्यक्ति, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, उसकी संपत्ति की पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसकी संपत्ति की कुर्की, अटैचमेंट और जब्ती यानी सीजर के लिए कार्यवाही करेगा और आवश्यक होने पर किसी अन्य न्यायालय या संबंधित राज्य के, जिस भी राज्य में वह संपत्ति है, वहां के उस राज्य के प्राधिकारी से सहायता मांग सकता है। ठीक है, आगे है इसमें नेक्स्ट है इसमें धारा 87। धारा 87 बात करती है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां यानी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। तो BNSS की धारा 87 में कुर्की के बारे में जो दावे हैं और आपत्तियां हैं उनके संबंध में बात की गई है, उनके बारे में बताया गया है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। इसमें क्या बताया गया है? इसकी उपधारा 1 है यदि धारा 85 के अंतर्गत किसी उद्घोषित व्यक्ति, जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई हो और कोई अन्य व्यक्ति यह दावा करे कि उस संपत्ति में उसका अधिकार या हित है तो वह कुर्की के विरुद्ध दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो यदि धारा 85 जो है, यदि उसके अंतर्गत किसी उद्घोषित व्यक्ति, जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है, उसकी संपत्ति यदि कुर्क कर ली गई है और कोई अन्य व्यक्ति, कोई अदर पर्सन यह दावा करे, यह क्लेम करे कि उस संपत्ति में, जो संपत्ति कुर्क हुई है, उस संपत्ति में उसका अधिकार या हित है, तो वह उस कुर्की के विरुद्ध यानी जो भी वो कुर्की है, जो भी उसकी अटैचमेंट हुआ है, उसके विरुद्ध दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, आगे है इसमें कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई भी व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न हो दावा या आपत्ति कर सकता है। तो कुर्की की तारीख से, तो अटैचमेंट, जिस दिन अटैचमेंट हुआ है उसकी तारीख से 6 माह के भीतर यानी 6 महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न हो, यानी उद्घोषित व्यक्ति के अलावा, प्रोक्लेम्ड व्यक्ति के अलावा कोई अदर पर्सन यह दावा या आपत्ति कर सकता है। दावा इस आधार पर किया जाएगा कि संपत्ति में उसका कोई हित यानी उसका कोई इंटरेस्ट या अधिकार है, तो वह दावा जो है इस बेस पे करेगा, इस आधार पे करेगा कि जो संपत्ति है जिसकी कुर्की हो रही है उसमें उस अदर व्यक्ति का कोई हित है, उसका इंटरेस्ट है या उसका अधिकार है। न्यायालय उस दावे या आपत्ति की जांच करेगा, जो कोर्ट है वह उस दावे की, उस आपत्ति की जांच करेगा जो भी वह अदर पर्सन लगा रहा है उस कुर्क होने वाली संपत्ति पर। जांच के बाद दावा या आपत्ति पूर्णतः स्वीकार या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार की जा सकती है। तो जांच के बाद जो भी दावा है, जो भी आपत्ति है, वह पूरी तरह से स्वीकार या आंशिक रूप से या थोड़ा रूप से स्वीकार या
अस्वीकार की जा सकती है। ठीक है, आगे है इसमें ही दिया हुआ, यदि दावा करने वाले या आपत्ति करने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका विधिक प्रतिनिधि, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वह कार्यवाही जारी रख सकता है। ठीक है, यदि दावा करने वाला, जो भी व्यक्ति दावा कर रहा था या आपत्ति कर रहा था, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वह उस कार्यवाही को जारी रख सकता है। ठीक है, यह बताया गया है उपधारा 1 में। उपधारा 1 में एक बार इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है। उपधारा 1 में बोला गया है, यदि धारा 85 के अंतर्गत किसी भी उद्घोषित व्यक्ति, कोई भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है, उसकी संपत्ति यदि कुर्क कर ली गई है और कोई अन्य व्यक्ति यह दावा करे कि उस संपत्ति में उसका अधिकार या हित है, तो वह जो कुर्की के विरुद्ध दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यानी धारा 85 के अंतर्गत यदि किसी भी प्रोक्लेम्ड पर्सन, जिससे भी उद्घोषित, जो भी उद्घोषित व्यक्ति है, यदि उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है, अटैच कर ली गई है, और कोई अदर पर्सन आके, कोई अन्य व्यक्ति आके उस पर दावा करे कि उस संपत्ति में उस व्यक्ति का अधिकार है या हित है, जिस भी संपत्ति की कुर्की हो रही है, तो वह उस कुर्की के विरुद्ध दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई भी व्यक्ति, जिस टाइम कुर्की हुई, अटैचमेंट हुआ, उस तारीख से 6 माह के भीतर कोई भी व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न हो, यानी उद्घोषित व्यक्ति के अलावा जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसके अलावा कोई अदर पर्सन दावा या आपत्ति कर सकता है। ठीक है, दावा इस आधार पे किया जाएगा कि संपत्ति में उसका कोई हित यानी इंटरेस्ट है या अधिकार यानी राइट है। तो दावा इस बेस पे किया जाएगा, दावा इस आधार पर किया जाएगा कि संपत्ति में उसका कोई हित है, कोई इंटरेस्ट है या अधिकार यानी राइट है। ठीक है, न्यायालय उस दावे या आपत्ति की जांच करेगा, जो कोर्ट है वह उस दावे की, जो भी वो अदर पर्सन दावा कर रहा है उस कुर्क हुई संपत्ति पर, उस दावे की या आपत्ति की कोर्ट उसकी जांच करेगा। जांच के बाद जो भी दावा है या आपत्ति है उसे पूर्ण तरह स्वीकार, आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार की जा सकती है। तो जांच के बाद जो भी दावा या आपत्ति है, या तो उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा या आंशिक रूप से यानी थोड़ा स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यदि दावा करने वाले या आपत्ति करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वह आगे की कार्यवाही जारी रख सकता है। ठीक है, तो ये बातें बताई गई है दोस्तों उपधारा 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या बताया गया है, कुर्की के संबंध में दावा या आपत्ति उस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी जिसने कुर्की का आदेश जारी किया हो। तो कुर्की के संबंध में दावा या आपत्ति यदि कोई है तो वह उसी न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी जिसने कुर्की का आदेश दिया है या जिसने अटैचमेंट का जो भी कुर्की है उसका ऑर्डर पास किया है, जिसने उसका ऑर्डर जारी किया है। ठीक है, उसी न्यायालय में दावा या आपत्ति की जाएगी। यदि संपत्ति धारा 85(2) के अधीन पृष्ठांकित आदेश के आधार पर कुर्क की गई हो तो दावा या आपत्ति उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी प्रस्तुत की जा सकती है जहां कुर्की की गई है। ठीक है, तो कुर्की के संबंध में दावा या आपत्ति उस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी जो कुर्की का आदेश जारी करता है, जिसने कुर्की का ऑर्डर जारी किया है। ठीक है, उसी न्यायालय में वहां पे दावा या आपत्ति जारी की जाएगी। यदि संपत्ति धारा 85(2), जो भी धारा 85(2) है, अब धारा 85(2) में क्या बताया गया है दोस्तों, धारा 85(2) बोलती है कि ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिस जिले में वह संपत्ति स्थित है वहां पे पृष्ठांकित यानी एंडोर्स कर दी जाए। ठीक है, तो यह बात बताई गई है धारा 85(2) में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने धारा 85 पढ़ाई थी, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है यदि संपत्ति धारा 85(2) के अधीन पृष्ठांकित आदेश के आधार पर कुर्क की गई है यानी अटैच कर ली गई है तो दावा या आपत्ति उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM के न्यायालय में भी प्रस्तुत की जा सकती है जहां पर कुर्की की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है
उपधारा 3, उपधारा 3 में क्या बताया गया है? उपधारा 3 में बताया गया है प्रत्येक दावा या आपत्ति की जांच उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह दावा या आपत्ति प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो प्रत्येक दावा या आपत्ति, जो भी क्लेम है या जो भी ऑब्जेक्शन है, प्रत्येक दावा या आपत्ति की जांच उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह दावा या आपत्ति, जो भी क्लेम है, जो भी ऑब्जेक्शन है, जिसमें वह प्रस्तुत की गई है। ठीक है, परंतु यदि दावा या आपत्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यदि उनके न्यायालय में की गई है तो सीजेएम उसे निर्णय के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। यदि दावा या आपत्ति सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की गई है तो सीजेएम उसे निर्णय के लिए या उसके निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ, जो भी उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट है, उसको दे सकता है। निपटारे के लिए जो है अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 4 में क्या बताया गया है? यदि किसी व्यक्ति का दावा या आपत्ति धारा 87(1) के अंतर्गत, जो भी हमने दोस्तों अभी उपधारा 1 पढ़ी है इसी धारा 87 की, उसके अंतर्गत यदि पूर्णतः नामंजूर कर दी जाए या आंशिक रूप से नामंजूर कर दी जाए तो वह व्यक्ति अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है 1 वर्ष के भीतर वाद दायर कर सकता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का दावा या आपत्ति, यदि किसी का भी क्लेम या ऑब्जेक्शन धारा 87(1) के अंतर्गत, जो भी दोस्तों हमने अभी ऊपर धारा 87 की उपधारा 1 पढ़ी, जो भी उपधारा 1 है उसके अंतर्गत यदि पूरी तरह से पूर्णतः नामंजूर कर दी जाए या आंशिक रूप से नामंजूर कर दी जाए तो वह व्यक्ति अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए, जो भी उसका अधिकार है उसे सिद्ध करने के लिए, जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, जो भी विवादग्रस्त संपत्ति है जिसके बारे में वह दावा कर रहा है, 1 वर्ष के भीतर यानी 1 साल के भीतर शूट यानी वाद दायर कर सकता है। ठीक है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। तो जो भी वह आदेश है, जो भी धारा 87 की उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश है, यदि आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा, तो जो भी इसने ये वाद दायर करता है बाद में, तो जो भी धारा 87 की उपधारा 1 के अंतर्गत आदेश दिया गया है वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई होगा तो उसके परिणाम, जो भी उसका रिजल्ट होगा, जो भी उसका परिणाम होगा, उसके अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। ठीक है, यह बात की गई है उपधारा 4 में। तो इसमें बोला गया है यदि किसी व्यक्ति का दावा या आपत्ति धारा 87(1) के अंतर्गत पूरी तरह से नामंजूर कर दी जाए या आंशिक रूप से नामंजूर कर दी जाए, यदि यह आदेश हो जाए तो वह व्यक्ति अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में कर रहा है उसे 1 वर्ष के भीतर वह जो है वाद यानी सूट दायर कर सकता है। लेकिन वह आदेश, यहाँ पे वह आदेश क्या है दोस्तों? जो भी धारा 87 की उपधारा 1 के अधीन आदेश पारित हुआ है वह ऐसे वाद का, जो ये वाद में वाद कर रहा है 1 वर्ष के भीतर, ऐसे वाद का यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए, या जो भी इस वाद का परिणाम होगा, जो भी इस सूट का परिणाम होगा, इस परिणाम के अधीन रहते हुए, इसके रिजल्ट के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा ऐसा आदेश। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 का भाग C, जो बात करता है उद्घोषणा और कुर्की के संबंध में। आज दोस्तों हमने इस वीडियो में धारा 86 और धारा 87 को पढ़ा। ठीक है, इस वीडियो के PDF नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।